नमस्कार, मैं इंद्रजीत पाल, गिरमिटिया चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको फिजी और मॉरिशस में हिंदुस्तानी गिरमिटिया मजदूरों के साथ शुगर प्लांटेशन मालिकों तथा स्थानीय ब्रिटिश प्रशासन द्वारा किए जाने वाले अत्याचार के बारे में ऑस्ट्रेलिया से श्री प्रवीण कुमार, जो एक मशहूर शोधकर्ता के साथ साथ फिजी में गन्ना का विकास किस तरह हुआ उस पर बड़ा काम किया है एवं मॉरिशस में गिरमिट संसार के संस्थापक तथा हमारे सहयोगी आनंद जोगेश्वर से हुई लंबी बातचीत के महत्वपूर्ण अंश को सुनवाते हैं। तो आइए सुनते हैं उनके देशों में गिरमिट काल में हिंदुस्तानियों की हालत कैसी थी। नमस्कार। नमस्ते भाई प्रवीण जी, जैसा कि एक व्यवस्था भारत में 19वीं सदी में ब्रिटिश काल के समय शुरू हुई थी। व्यवस्था ऐसी थी कि गुलामी समाप्त होने के बाद मजदूरों की कमी को पूरा करने के लिए भारत की तत्कालीन सरकार भारतीय लोगों को अपने उपनिवेशों में भेजने का काम शुरू किया, जिसमें आपका देश फिजी भी शामिल है। हम जानना चाहते हैं कि फिजी में तत्कालीन भारतीय समाज की दशा और दिशा कैसी रही, क्या उनको झेलना पड़ा था, कैसे झेलना पड़ा था? जी, उनका स्थिति जीना बहुत कड़ा था। कुछ कुछ समय वो हमारे जो पूर्वज थे, गिरमिटिया हम बोलते हैं, वो थोड़े से भात और नारियल का चटनी खाकर सांझ का उनका भोजन वही था। और कुछ कुछ समय जब भोजन नहीं था तो एक दो लहसुन, आधा प्याज, एक दो मिर्च, नीमक, और हम हिंदी में बोलते हैं जंगली धनिया या कांटा वाला धनिया, उसको सिल लोड़े पे पीस कर जी, उनका वही सांझ का भोजन था। और कुछ कुछ समय जो स्त्री लोग थे, भात और नमक, थोड़ा सा घी छोड़कर खा लेते थे। तो वो था उनका जिंदगी। चाबुक लगता था। और अगर जो सुबह वो जो गोरा मालिक थे, उनको जब ब्रश करना था या मुंह धोना पड़ता था सुबह, तो बताते थे कि आप पानी से कुल्ला करें। और वो एक छोटा सा थरिया रखते थे, और अगर जो थरिया में 2-3 पीस नारियल मिल जाता था तो आपका तलब कट जाता था। तो वो बहुत कठिनाई था उनका। और फिर ऐसे भी हुआ कि जब 1945 में जब वो आइलैंड को बेच दिया गया, तो वहां से गिरमिटिया लोग को निकाल दिया बिना कुछ पैसा देकर या कुछ कॉम्पेंसेशन देकर। तो अब हम जाते हैं गन्ने के व्यवसाय के बारे में। तो गन्ना का व्यवसाय फिजी में शुरू हुआ। जो कैपिटल सिटी सुवा है, उसके बगल में एक और एक शहर है नसूरी। वहां पे कॉलोनियल शुगर रिफाइनिंग कंपनी, जो ऑस्ट्रेलिया के सबसे भारी मात्रा में उनका चीनी का व्यवसाय था, वो वहां पर जाकर चीनी का मिल खोले। और वहां पर भी उनका जो जिंदगी था वो बहुत कठिन था। 6 बजे सुबह, कभी कभी 5 बजे सवेर से लगभग 6 या 7 बजे सांझ तक उनको गन्ना के खेतों में काम करना पड़ता था। फिर गन्ना काटने का सीजन आता था। फिर उसके बाद फिर गन्ना बोने का, गन्ना कमाने का, कुदाली चलाने का, फर्टिलाइजर या मसाला छोड़ने का, और जमीन क्लियर करना पड़ता था कि फिर उसमें गन्ना बोए। तो वो था नसूरी में। फिर सुबह से लगभग 40 मिनट दूर, अब तो लगभग 1 घंटा भी लग जाता है क्योंकि बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो गया फिजी में। तो वहां पर मैं जानता था बहुत दिन की वहां पर चीनी का मिल था। तो लगभग 2 साल पहले मैं फिजी में कॉन्फ्रेंस पर गया। तब मुझे मालूम हुआ कि वहां पर 3 चीनी का मिल था, और सबसे भारी चीनी का मिल वैंकूवर, कनाडा से वैंकूवर शुगर मिल वो मालिक थे। और वहां से चीनी, वहां पर एक छोटा सा पोर्ट बनाया गया था, घाट,
थोड़ा बड़ा मात्रा में घाट था कि वहां से जहाज चीनी को लेकर वैंकूवर जाता था। वो अभी भी वैंकूवर नहीं, कनाडा के सबसे भारी शुगर रिफाइनिंग कंपनी है। उसका नाम है रोजर्स, और आप इंटरनेट पे पढ़ भी सकते हो, रोजर्स शुगर रिफाइनिंग। तो जो प्रोफेसर आई हुई थी, तो फिर उसके बाद उससे हम मुलाकात किए, काफी बातचीत हुआ। और जो वैंकूवर में जो एक हेरिटेज, वैंकूवर सिटी ब्रिटिश कोलंबिया का जो एक हेरिटेज म्यूजियम है, वहां पे लगभग 250 फोटोज है नाभवा शुगर मिल के बारे में। और फिर ये प्रोफेसर एक पुस्तक लिखा है। और उनका एक वो था कि वो कभी गिरमिटिया लोगों को पाठशाला नहीं बनाएंगे। जी। तो उनका एक ऐसा एम था कि जितना पीढ़ी आएगा वो केवल उनके गन्ना के व्यवसाय के काम करेंगे। तो वहां पर जो गिरमिटिया लोग थे, उनका जो क्या बोलते हैं, जो हमारा कौम का जो सम्मेलन या यूनिटी अगर जो बोले, तो वो बहुत ज्यादा था। वो जो सनातन धर्म, जो दिवाली, जो शिवरात्रि, जो रामनवमी, जो कृष्णाष्टमी, जो होली का त्योहार, वो बड़े शौक से मनाते थे। कुछ पर्व गोरे लोग उनको चाबुक बरसाते थे, और कुछ लोग वहां पर गुजर गए क्योंकि वहां बहुत बारिश होता था, तो उनका पैर सड़ गया या बहुत ज्यादा से बुखार हो गया। लेकिन फिर क्या हुआ कि 1922-23 में वैंकूवर शुगर मिल, अचानक से वो मिल बंद कर दिए। तो जब मिल बंद हो गया तो बहुत से जो गिरमिटिया लोग जो किसानी करते थे, उनका जिंदगी बहुत खराब हो गया, क्योंकि अब तो गन्ना बो दिए थे काटने के लिए। जी। तो वो फिर बेचारे बहुत दुख काटे। और ऐसा हुआ कि कुछ लोग फांसी लगाकर खुदकुशी कर लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा दिक्कत था। और फिर उसके बाद सीएसआर शुगर मिल बनाया रेकी रेकी में, बाम में, वितिलेवु में, लटोका में, और जो एक और एक सबसे जो सेकंड लार्जेस्ट, जो दूसरा सबसे बड़ा आइलैंड है वनुआलेवु, वहां पर वो लंबासा में शुगर मिल खोला। तो सीएसआर लगभग अगर जो आप ले तो 1901 से लेकर वो 1970 तक 4 शुगर मिल वो फिजी में चलाए, जैसे और वो कि बहुत बदमाश थे। अभी सर आप भी सीएसआर की बात कर रहे हैं, तो जी हाँ। सीएसआर जो क्वींसलैंड की, जो हमने फिजी के बारे में हाँ। रिसर्च करते हुए जो जी हाँ। हमने पाया है, उसमें यही है कि क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया की एक कंपनी, जो स्वीडिश कंपनी थी, वो अपनी सीएसआर, कॉलोनियल जी रिसर्च हाँ। रिफाइनरी, जी हाँ। वह पहली कंपनी थी जिसने भारतीयों को फिजी में बुलाने का काम किया था। सबसे पहले सीएसआर ने कलकत्ता के तत्कालीन उस समय के जो अपना जनरल था, उसको उन्हें लेटर लिखा था कि हमें जो है भारतीय मजदूरों को यहाँ भेजो, यानी पहला ही कंपनी। तो सीएसआर की भूमिका इस मामले में कैसी रही? क्योंकि सीएसआर की भूमिका ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छी नहीं रही, क्योंकि नहीं नहीं नहीं, उसके पहले उसने नहीं थी। साउथ आइलैंडरों को काफी मात्रा में, काफी लोगों को उसने जो अगवा करके ले जा चुके थे। तो जी हाँ। तो उसकी उस पे भूमिका। मैं थोड़ा टिप्पणी डालूंगा। जी। तो सीएसआर जो क्वींसलैंड में जो गन्ना के मिल चलाते थे, तो मेरे घर से ब्रिस्बेन से लगभग 4 घंटा लगेगा। वहां पर एक शहर है बंडाबेग, फिर उससे आगे आप जाएंगे, लगभग ब्रिस्बेन से 10 घंटा लगेगा, वहां पर एक शहर है मकाय। फिर उससे यहाँ से लगभग 17 घंटा लग जाएगा, वहां पर एक शहर है टाउन्सविल। फिर यहाँ से लगभग 24 आवर्स लग जाएगा, एक शहर है केन्स। तो वो सब जगह पर अब वो बोलते हैं न्यू कैलेडोनिया, वनवातु और सोलोमन आइलैंड्स। तो पहले वनवातु का नाम था न्यू हेब्रिडीज। जी। तो वहां से ये जो सीएसआर है, वो स्लेव्स लाए बहुत ज्यादा मात्रा में, और उनको बहुत खराब स्थिति में वो जंगल को कटवाए। बहुत ज्यादा सांप था उस समय क्वींसलैंड में, जो ब्राउन स्नेक बोलते हैं,
रेड बेली स्नेक, ब्लैक बेली स्नेक, टाइपेंस बहुत ज्यादा मात्रा में था। तो वो फिर गन्ना, वो लोग सीएसआर के लिए गन्ना के व्यवसाय शुरू किए। और फिर ऐसा भी हुआ कि जब वो जहाज में 5 साल बाद कुछ साउथ सी आइलैंडर्स को जब वो भेजे, तो वो क्या किए कि वो जहाज में से फिर वो छोटा बोट में बैठा कर उनको डायनामाइट लगाकर उनको दाग दिए कि सब मर गए। तो कुछ कुछ लोग जब वो लौटा रहे उनको, जी। वो लौटा रहे नहीं न्यू हेब्रिडीज और सोलोमन आइलैंड्स और न्यू कैलेडोनिया, वो रास्ते में उनको बंदूक से दाग कर वो समुद्र में बिक दिए। ऐसा हरकत सीएसआर ने किया है और साउथ ये लिखा गया है कोई की जगह। साउथ आइलैंडरों के साथ। जी हाँ। हाँ, तो साउथ सी आइलैंडर्स वही है जो न्यू कैलेडोनिया, वनवातु और सोलोमन आइलैंडर्स से लाया गया था क्वींसलैंड गन्ना के खेती या गन्ना के व्यवसाय में काम करने के लिए। उनके साथ बहुत खराब से जुल्म हुआ। तो कुछ कुछ साउथ सी आइलैंडर्स फिर उनको वो नहीं लौटा रहे, तो वो फिर यहीं क्वींसलैंड में रुक गए, जैसे हम लोग फिजी में। तो अभी भी कुछ छोटे मात्रे में साउथ सी आइलैंडर्स है, और कुछ कुछ तो इंटरमेरिज हो गया, अब्रोजनी जो यहाँ के लोकल नेटिव के साथ, कुछ गोरे लोगों के साथ इंटरमेरिज हो गया। तो ऐसा उनका जो परसेंटेज है या मात्रा वो काफी कम हो गया। लेकिन अभी भी साउथ सी आइलैंडर्स है, कुछ कुछ पीवा साउथ सी आइलैंडर्स भी है। और प्रवीण जी, वो कोई कुछ कुछ जी हाँ। प्रवीण जी, हम आपके इसके दूसरे पहलू पर आएंगे। हमारे साथ जुड़ गए भाई आनंद जी। आनंद जी, आपका स्वागत है। जरा हम मॉरिशस के बारे में, राम मॉरिशस के राम, बारे बहुत में धन्यवाद। अ, क्या गिरमिटिया लोगों का क्या अनुभव रहा, वहाँ के स्थानीय लोकल लोगों का क्या, उनकी उनके साथ कैसा व्यवहार रहा, ये बात हम प्रवीण भाई से भी पूछेंगे कि फिजी में स्थानीय लोगों का क्या सरोकार रहा भारतीयों के साथ। आप मॉरिशस के परिप्रेक्ष्य में, मॉरिशस में कैसा क्या रहा उनका, कैसी स्थिति रही उनकी? देखिए, जो परवीन भाई जी ने बोला, एक्चुअली द सेम थिंग हम्म। हैपन इवन इन मॉरिशस। बहुत जुल्म हुआ। 12 13 घंटे 14 घंटे तक काम करवाते रहे, कोई तनख्वाह नहीं मिला। आप ये समझ लीजिए कि 1 महीने, ये वो भोजपुरी में बोलते हैं ना, टहटा घाम। हम्म इतना इतना कड़ी धूप में काम करवाते थे। कभी तनख्वाह भी नहीं देते थे। तो आप ये आपके इसके हिसाब से आप ये समझ सकते हैं कितना जुल्म हुआ, कितना अत्याचार हुआ, कितना बलात्कार हुआ। हम्म। अ, और जैसे प्रवीण भाई जी बोल रहे थे कि जंगल को साफ करके उन लोगों ने बड़े बड़े पेड़ों के काट के उसको जड़ से निकाल के उसको मिट्टी बनाया, तब गन्ने बोए। जी समझे हाँ। ना? तो इसके अनुसार पे बहुत ब्रिटिशर्स ने बहुत बहुत जुल्म किया। और जैसे आप बोल रहे हैं कि यहाँ पर एक आइलैंड है, फ्लैट आइलैंड नाम है उसका। जो गिरमिटिया लोग आते थे, जिसको मलेरिया हो जाता था, जिसको कोई बीमारी हो लेप्रेसी। जाता था, उस आइलैंड में उसको छोड़कर शिप आगे निकल जाता था। अब ये जनता बीमार, न खाने का न पीने का, हैं? ऐसे आइलैंड में छोड़कर चले गए। आप ये समझ लीजिए कितने लोगों ने खुदकुशी कर ली, कितने लोगों बीमारी से मर गए, कितने लोगों अ, पागल हो गए। तो ये सब अत्याचार देख के अगर आज के दुनिया में हम जब बैठकर ये सोचते हैं कि हमारे पूर्वजों ने क्या किया। हम्म आज हमारे पूर्वजों ने अपने दम पे इतनी बड़ी बड़ी देश को, जहां उनका कोई मोल नहीं था, जिंदगी का कोई मोल नहीं था, जी। कोई भी मार देता, कोई भी फेंक देता, कोई कुछ कुछ न था।
ये गोरे लोग बहुत बहुत अत्याचारी थे। जब वो लोग पहले आए तो बोले गए थे कि मॉरिशस चलो, वहां पत्थर उलाटोगे तो सोना है, समझे ना। तो पत्थर उलाटोगे तो सोना है, तो ये तो अब गरीबी के स्थिति था, लोग क्या करेंगे। उन लोगों ने सोचा कि चलो, किसी को पता नहीं था ना मॉरिशस कहाँ है, चलो नाव पे चलते हैं, 2-3 घंटे का रास्ता होगा, कमा के हम आ जाएंगे। अब आप ये समझिए कि महीने दिन, 15 दिन, 20 दिन शिप पे गए, ना खाने का ना पीने का, वही जानवर का सुलूक करते थे। अत्याचारी बहुत हुआ, बहुत हुआ, बहुत हुआ। वो लोग इधर भी आए तो अब देखिए, जो लंगर भी थे, जो डिपो थे इधर, उधर में घुसाई गए। हम्म उसका वो, उन लोगों का जब एस्टाब्लिश, शुगर केन एस्टेब्लिशमेंट से जब गोरे आए तो चुन चुन के ले गए, भाई भाई अलग हो गए, कभी मिले नहीं। आज तक हम किसी का नाम, अगर किसी का सरनेम लेते हैं, नॉर्थ से साउथ तक पूछते हैं कि तुम्हारा परिवार है, तो कहते हैं, नहीं नहीं नहीं, हम लोग एक परिवार के नहीं है, और दूसरा नाम क्या। लेकिन क्या पता, 1.5 साल पहले वो लोग भाई भाई थे, जी पता नहीं, सब बिछड़ गए, समझे ना। तो बहुत बहुत दुख किए हमारे पूर्वजों ने। आज हम अगर बैठकर यहाँ पर मोबाइल पे वीडियो कॉल करके बात कर रहे हैं, तो ये सब उन लोगों को एक ट्रिब्यूट देना चाहिए। जी उन हाँ। लोगों को एक ट्रिब्यूट देना चाहिए, क्योंकि अगर वो आज वो नहीं होते तो हम नहीं होते। हम्म और परवीन भाई, शायद हम लोग बिहार में, यूपी में आज रिक्शा वाले बन के रह जाते, जी हाँ। समझे ना, अगर होते तो। जी हाँ। अगर पैदा होते तो। जी हाँ। लेकिन लेकिन हमारे पूर्वजों का ये उन लोगों का हमारे नमन नमन नमस्कार है, ट्रिब्यूट है उन लोगों को, कि आज वो लोग हिम्मत लेके आए, ये दुख के कारण हिम्मत लेके आए। उन लोगों को पता नहीं था ना, वो दुख में से निकल के और दुख में डूब जाएंगे। फिर भी उन्होंने, इट वॉज ए स्ट्रगल, इट वॉज ए वेरी हार्ड स्ट्रगल। जी हाँ। जो उन लोगों ने जीता, धीरे 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 धीरे, बोलते हैं ना समय बलवान होता है। समय के अनुसार उन लोगों ने ये जीता, और आज हम इतने बड़े बड़े नेशन, कॉमनवेल्थ के टेबल पर बैठ के हम अपना आवाज भी उठा सकते हैं, जहां हम कुछ बोल नहीं सकते थे, जहां हम कुछ मांगने के लिए, एक कटोरी एक गिलास पानी मांगने के लिए हमें चाबुक लगता था, आज हम अपना आवाज उठा सकते हैं। जी प्रवीण भाई, तो जैसा कि अ, आनंद जी ने बताया कि किस तरह से सरवाइव किया हमारे पूर्वजों ने, एक पराई जमीन पर जाकर के कैसे आपने आप को सरवाइव किया उस परिस्थिति में, जब उस समय भारत में एक अकाल के दौर से गुजर रहा था, भारत में गरीबी भयंकर थी और अंग्रेजों का जुल्म भी अपने चरम सीमा पर था। ये बात 1800 के बाद, यानी 1834-35 से ये शुरू था, 19वीं सदी के प्रारंभ में ये बात शुरू हो जाती है। हम उस समय एक बात और भी बहुत व्यापक तौर पर, व्यापक रूप में हमारे समाज में फैली हुई थी, जिसे धर्म और जाति की बात करते हैं। जातिवाद हिंदुस्तान में भयंकर था। जैसा हम जी अपने हाँ। रिसर्च में, अपने शोध में, हमें इस बात का पता चला कि अधिकांश जाने वाले भारतीय समाज के बहुत नीचे के तबके के लोग थे, बहुत दलित और गरीब और पिछड़े समाज के लोग थे, जो गिरमिटिया व्यवस्था के तहत अलग अलग ब्रिटिश कॉलोनियों में भेजे गए। उनमें अधिकांश लोगों की संख्या वो जो है काफी गरीब और पिछड़े और किसान वर्ग या जो है छोटी जातियों के लोग थे। क्या हम आप दोनों से ये बात जानना चाहेंगे, क्या इस तरह की व्यवस्था, क्या उनको वहां पहुंचने के बाद भी, क्या झेलने, क्या उससे आजादी उनको वहां मिल गई, क्या वो इस जाति कास्टिज्म से आजाद हो गए वहां जाकर? और उनको, जैसा कि मैं परिभाषा से, एक दूसरा सवाल ये भी है, मैं ये जानना चाहता हूं कि मैं किसी से बात करते हुए
फिजी में बात करते हुए किसी से हमने बात किया इस मुद्दे पर, तो उसने कहा कि स्थानीय लोग हिंदुस्तानियों को मार करके खा गए। ये बात कहां तक सच है? ये बात सच है कि जो नेटिव फिजियंस हम बोलते हैं, वो कुछ कुछ जगह पर बहुत छोटे मात्रे में वो गिरमिटिया लोगों को चोरी कर कर ले जाकर मार कर भूज कर खा लिए। ये बात सच है। ये बात क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि वो एक डर है, फिया है कि कैविटी लोग हम लोग को बहुत तंग करेंगे। लेकिन ये हुआ है और ये बहुत खराब हुआ है, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी था प्लांटेशन ऑनर्स का कि वो गिरमिटिया आदमी और स्त्री लोग को सुरक्षित रखे। वो नहीं हुआ। और जैसे अभी मेरे साथी ने बतलाया, तो फिजी में भी एक बहुत आइसोलेटेड आइलैंड है लाओ ग्रुप में, मैं आपको नाम बाद में भेजूंगा, मकोंगाई। तो जो लेप्रसी जो है, जो हिंदी में हम बोलते हैं कोढ़, अगर जो वो हो जाता था तो वो ब्रिटिश सरकार आपको चाहे अकेले वो मोकोंगाई आइलैंड में लेकर जाकर वो छोड़ देते थे, और फिर वहां पर आपका अंतिम संस्कार हो जाता था। इतने बुरा होता था। और कुछ कुछ आइलैंड में वो ठंड जब समय आता था, इतना नारियल पेड़ बोने के बाद, तो कुछ कुछ प्लांटेशन ओनर्स ऐसे थे कि वो झूठ बोलते थे कि परवीन जी आप चले मेरे साथ, हम एक गड्ढा खोदेंगे बड़ा से, उसमें हम नारियल के खुज्जी जो हस्क होता है उसके हम सड़ाकर खाद बनाएंगे। वो अच्छा। जाकर वो बंदूक से दाग देते थे। तो अभी मैं वो रिसर्च कर रहा हूं कि एक आइलैंड, रामबी आइलैंड में लगभग 30 या 40 ग्रेव्स अभी भी स्केल्टन रिमेन्स से गिरमिटिया का, और एक आइलैंड में उतने भी है। और जैसे मेरे साथी ने कहा, जो लिविंग कंडीशन था, तो जो फिजी में रहा, शायद मॉरिशस में भी था, वो आनंद अभी बताएगा, वो बोलते थे कूली लाइंस। तो कूली लाइंस क्या होता था? वो लगभग 8 फीट चकला था, वो लंबा से बनाते थे, लगभग 25 फीट या 100 फीट, और उसमें बहुत सैकड़ों गिरमिटिया लोग को रखते थे। और फिर वो ऐसे भी करते थे, अब जान जाओ मिल से दूर अब गन्ना बोया जाता है, तो वो क्या करते थे, वहां पर 8 फीट बाय 8 फीट या 10 फीट बाय 10 फीट छोटा से घर बनाते थे। उसमें 10 या 12, 12 13 14 या 15 आदमी उसमें रहते थे। वो स्थिति था। और वो छोटा सा एक जगह बनाते थे बाहर, किचन के रकम, वो एक कंक्रीट का स्टोव बना देते थे, वो लकड़ी पे आप खाना बनाओ। तो ऐसे दिक्कत हमारे पूर्वज काटे। और मैं ये भी बता दूं कि सीएसआर जब तक इंडिपेंडेंस नहीं हुआ 1970 तक, वो मोलासिस का पैसा कभी किसान को नहीं मिला। वो मोलासिस सीएसआर बेचता था विदेश, जी। क्योंकि मोलासिस आप जानते हैं वाज अ वेरी हाई प्राइस कमोडिटी। तो वो सुपर प्रॉफिट बनाए, वो प्रॉफिट नहीं बनाए, वो बहुत ज्यादा माकड़े में प्रॉफिट बनाए। और वो से कॉम्पेंसेशन अब हम चाहते हैं, जो हमारा अभी जो पीढ़ी है, कि सीएसआर या ब्रिटिश सरकार वो कंपेंसेशन हमारे हिंदुस्तानी लोगों को फिजी में दे। और मैं एक अपने से कुछ फिगर्स, आंकड़े को मैं बटोरा था, तो वो लगभग हो जाता है $10 बिलियन यूएस। तो वो उसमें और भी कुछ चीज में जोड़ा था मैं इसी कि को वो इसी से जुड़ते हुए मैं एक प्रश्न, अभी को आपने जो बात की, इसी से एक प्रश्न है कि मेरे रिसर्च के दौरान यह बात पता चली कि हम्म, जब एग्रीमेंट में लोगों को वापस करने का प्रोसेस भी शामिल था, जिसमें जी हाँ, जिसमें वो पैसे भी काटे जाते थे उनकी सैलरी से, ये उनके। जी हाँ, तो जब एबोलिशन हुआ स्लेवरी का, तो ब्रिटिश सरकार ने प्लांटेशन मालिकों को कंपेंसेशन के तौर पर बहुत सारा ह्यूज मनी दिया, जिसका बहुत ज्यादा। अभी वेस्ट इंडीज, सुरीनाम, गयाना, सेंट विंसेंट, सेंट किट्स, सब जगह पर और बहुत ज्यादा। सरकार ने बैंकों से इतना कर्ज लिया था जिसका अभी हाल में
8-10 साल पहले 2015 में सरकार ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसको पूरा किया। जब या उनको प्लांटेशन मालिकों को इतनी बड़ी अमाउंट जो है कंपनसेशन दिया गया है, तो क्या आज की तारीख में भारतीय समाज जो कॉलोनियों में बसे हुए हैं, जो वहां के नागरिक हो चुके हैं, इस काम के लिए क्या भारत सरकार या हमारे उन लोगों को ये आवाज नहीं उठानी चाहिए कि जब आपने उठाइए चाहिए। किया था तो उनको क्यों नहीं वापस किया, तो वापस नहीं किया तो कंपनसेशन क्यों नहीं दिया? हाँ, वो बात उठाना चाहिए भारत सरकार को। और मैं एक टिप्पणी दे दूं कि एग्रीमेंट ऐसे भी था कि आप 5 साल के फिजी जाओगे और आपको रिटेन पैसेज वापस कलकत्ता या इंडिया जोन भी शहर या गांव से आओगे वो जाओगे। तो वो फिर उनको इतना ज्यादा जरूरी था गन्ने का खेत कमाना, तो वो फिर जहाँ जाओ, केवल परवीन नहीं, अब जहाँ जहाँ हम 20 हिंदुस्तानी भाई बैठे हुए हैं, तो फिर सीएसआर उनको बतलाया कि आप अगर जो और 5 साल रह जाओगे फिजी में, तो जो पहला 5 साल का जो पैसा है आपका, जो शिप का, जो जहाज का जो रिटेन पैसेज का पैसा, और बहुत ज्यादा था, वो जो पीएनओ का क्रूज कंपनी अब चल रहा है, वही उसका अगर जो आप हिस्ट्री जाओगे, वो फोमा कंपनी वही था जो गिरमिटिया लोग को ले जाता था वो देश, फिर लौटार को ले जाता था। तो उनका जो फेयर था, शिप पैसेज का जो दाम, वो बहुत महंगा था। दे वर मेकिंग सुपर प्रॉफिट्स। तो वो बताते थे कि जब आप फिर और 5 साल के बाद जब लौटोगे इंडिया, तो वो जो पैसा यहाँ रिजर्व में हम रखे हुए हैं आपके लिए, वो हम देंगे। तो अच्छा, अब बात बढ़ाएं यहाँ पे। अब तो परवीन जी अब खुशी हो गया, मुझे कुछ 10 बीघा जमीन मिल गया। अब मैं अपना दिमाग में ठान लिया कि मैं वापस भारत नहीं जाऊंगा। तो अब चालाकी क्या किया सीएसआर, वो जो अगर जो आप उस समय वो मोहर में आपको तलब देते थे, गोल्ड सोवरिन कौन, एक बड़ी मोहर था, एक छोटा मोहर, एक 6 ग्राम, एक 8.8 ग्राम। तो अब वो 10 साल, अब 10 साल हो गया परवीन जी को फिजी में। अब 10 साल जब समाप्त हुआ, तो सीएसआर का काम था कि वो चाहे 30 या 40 या 50 मोहर परवीन जी को दे, वो नहीं दिए। और अगर जो तब वो जब मैं कैलकुलेट करता हूं, तो वो सब मिलाकर 10 बिलियन US डॉलर्स हो जाता है। तो ये बहुत बुरा काम हुआ। और आनंद जी भी बताएंगे, मॉरिशस में भी ऐसे हमारे लोग को पगला बनाए, बिल्कुल और बिल्कुल और बिल्कुल। रकम से पगला बनाए। हाँ। हाँ भाई, वही वही है। यहाँ बीच में, आप बीच में ना, ये गोरे लोग जादूगर बन जाते थे। बहुत हंसी लग रहा है मुझे ये सब सुनकर। क्योंकि इन लोगों को पैसा पैसा वानिश करना ना है, ये हम्म। तो चुटकी बजाते थे, बोलते पैसा कहाँ है, नहीं दिखाई दे रहा है, किधर है। आज उसी पैसे से बड़े बड़े कमर्शियल बैंक्स खुले हुए हैं जी गोरों हाँ। के हाथ में। जी हाँ। समझे ना। और आप ये मान के चलिए कि उसी कमर्शियल बैंक्स ने, ये गरीब गिरमिटियों ने पैसा पैसा पर पैसा रख के जमा किया, तो बैंक वालों ने बड़े बने, और उसी हिसाब से ये लोग थोड़ा पैसा अपने पूंजी में रख पाए। जी हाँ। तो जैसे बार्कलीज बैंक है, हांगकांग हाँ, शंघाई बैंक है, सिटी बैंक है, ये हमारे कमर्शियल बैंक लिए। गिरमिट के जो हमारे पूर्वज वहीं से इतने भारी बैंक इंटरनेशनल बने। ये अपने से नहीं बने। ये जो 23 कंट्रीज जो देश से गिरमिटिया लोग को ले गए, वहां से सुपर प्रॉफिट बनाए, हाँ हाँ हाँ। तब इतना धनी ये बने। और ये पीएनओ क्रूज और जो ये सब चल रहा है, इनके बड़ा जहाज, ये वो पैसा इनका है। और ये आप भी लेके चलो कि जो आप बोल रहे थे ना, जो जमीन मिलने वाला था, हम्म। है 1 बीघा, 2 बीघा, 10 बीघा, जो जमीन मिलने वाला था, डिपेंडिंग ऑन द स्टेट ऑफ द गिरमिट और द गिरमिटिया, जी ये हाँ। सब मिला नहीं, ये सब मिला नहीं। आज वो जमीन गोरों के हाथ में है, वो हंटिंग पार्क बन गए हैं। हम्म। हम्म। समझे हम्म। ना।
वहां पर हिरन पालते हैं, जानवर पालते हैं, और जब उसका सीजन आता है तो वो हंटिंग करने चले जाते हैं। करोड़ों बीघे जमीन के बड़े बड़े जंगल बना के रखे हुए हैं ये सब जानवर पालने के लिए, अपने शौक के लिए। तो ये सब देखिए, एक तो ये हुआ कि हमारे जो पूर्वज लोग थे, लिखे पढ़े नहीं थे। उन लोगों को बोला गया था यहाँ अंगूठा छाप करो, और अंगूठा डाल देते थे। जहां पर लिखे थे, देखे थे 1,000 रुपया तुम्हारा है, वो 1,000 लिखते थे, अंगूठा छपवा देते थे। लेकिन बीच में जब अंगूठा छपा जाता तो वो डॉट डालते थे और 10 रुपया धरा देते थे कि देखो 10 रुपया है। समझे ना? जी हाँ। सब वही जो बोल रहा हूँ ना, ये लोग जो जादूगर है ऐसे ऐसे किसी करते थे। और मुद्दे पर बात करते हैं, इससे जुड़े जी हाँ। किसी और मुद्दे पर, इसके और मैं में जाते हैं, कोई और पॉइंट पर बात करते हैं। आप दोनों जी आए, हाँ, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। नमस्कार। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले अंक में किसी और कहानी के साथ। नमस्कार।